दोस्तों, अगर हम आपसे पूछें कि भारत की शुरुआत कब और कहां से हुई, तो आप में से बहुत से लोग कहेंगे कि वास्को डी गामा जब साल 1498 में भारत के कालीकट आया तो उसके बाद से ही हमारा भारत अस्तित्व में आया। जबकि कुछ जानकार लोग कहेंगे कि सिंधु घाटी की सभ्यता से ही हमारा भारत अस्तित्व में आया। लेकिन क्या होगा अगर हम आपसे कहें कि आर्कियोलॉजी द्वारा की गई कुछ रिसर्च में ये सामने आया है कि भारत दुनिया का सबसे पुराना देश है, फिर चाहे वो हमारे धर्म ग्रंथों में वर्णित गाथाओं से हो या हमारे देश की मिट्टी के कोने कोने में दबे हुए सबूत हों। ये सबूत जब जब दुनिया के सामने आए हैं तब तब दुनिया इन्हें देखकर हैरान हुई है। और ऐसे ही अनेक सबूतों में से एक है कुमारी कंदम। जी हाँ दोस्तों, अब हो सकता है ये नाम आपने पहली बार सुना हो, लेकिन आपको शायद ये जानकर हैरानी होगी कि कुमारी कंदम एक लॉस्ट कॉन्टिनेंट है जो कि किसी जमाने में दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट हुआ करता था। तो आइए आज की इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या था कुमारी कंदम, इसका विस्तार कितना था, और सबसे अहम सवाल कि अगर ये कॉन्टिनेंट दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट था तो ये विलुप्त कैसे हुआ, इसमें रहने वाले लोग कहाँ गए। तो चलिए जानते हैं इन सारे सवालों के जवाब। दोस्तों, जब से पृथ्वी पर सजीव सभ्यता आई है, चाहे फिर डायनासोर हो या फिर हम इंसान, तब से लेकर अब तक महाविनाश के कई चरण हुए हैं, जिस कारण से आज तक न जाने कितनी ही प्रजातियां विलुप्त हो गई हैं और उनके बाद कई कई प्रजातियों ने जन्म भी लिया है। दुनिया के सभी ग्रंथों में, इतिहास में और आर्कियोलॉजिकल सर्वे में महाविनाश का जिक्र मिलता है। और यही नहीं दोस्तों, वैज्ञानिक भी इसके बारे में पुष्टि करते हैं। प्राचीन समय की जानकारियों में भी जल द्वारा महाप्रलय का उल्लेख किया गया है। ठीक ऐसे ही भारत के एक प्राचीन डूबे हुए भूभाग कुमारी कंदम का जिक्र तमिल साहित्य में मिलता है। वैज्ञानिकों के अनुसार गोंडवाना नामक द्वीप के टूटने से भारत, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका का निर्माण हुआ था। वैसे तो वैज्ञानिकों का मानना है कि मानव सभ्यता का विकास अफ्रीका कॉन्टिनेंट से हुआ था, लेकिन वो वैज्ञानिक तो उस समय पूरी तरह से हैरान रह गए जब उनके द्वारा की गई खोज में ये सामने आया कि इंसानी सभ्यता की शुरुआत अफ्रीका से नहीं बल्कि इंडियन ओशियन रीजन से हुई है। बता दें, 19वीं सदी में अमेरिका और यूरोप के विद्वानों के एक समूह ने अफ्रीका, भारत और मेडागास्कर के बीच जियोलॉजिकल और अन्य समानताओं का पता लगाने के लिए समुद्र में डूब चुके एक महाद्वीप का अनुमान लगाया था, जिसको लेमोरिया का नाम दिया गया था। बता दें कि लेमोरिया नामक शब्द लेमोर नामक जीव से आया है, जो बंदर और गिलहरी का मिश्रित रूप है। ये कुछ ऐसा दिखाई देता है। बता दें कि लेमोर जीव सबसे ज्यादा मेडागास्कर में पाया जाता है। इसके अलावा लेमोर भारत और मलाया में भी पाया जाता है। मलाया, जिसे आज वर्तमान में हम मलेशिया के नाम से जानते हैं। लेमोरिया नाम के पीछे तर्क ये दिया जाता है कि ये जीव उसी समय भारत पहुंचे होंगे जब कोई द्वीप हिंद महासागर में रहा होगा, जिसने भारत और मेडागास्कर के बीच में सेतु का काम किया होगा। दोस्तों, बता दें कि सबसे पहले साल 1864 में ब्रिटिश जियोलॉजिस्ट फिलिप स्केल्टर ने अपनी किताब द मैमल्स ऑफ मेडागास्कर में लिखा और बताया कि किस तरह उन्हें उनकी स्टडी में मेडागास्कर और भारत में काफी मात्रा में लेमोर्स के कंकाल मिले, जिससे उन्होंने अंदाजा लगाया कि हो ना हो इसी रीजन में किसी जमाने में कोई इंसानी सभ्यता रहती थी जो कि शायद अब विलुप्त हो चुकी है। और अपनी स्टडी की वजह से ही उन्होंने इस रीजन को लेमोरिया नाम दिया था। दोस्तों, जब ये बुक प्रकाशित हुई तो दुनिया की नजर इधर पड़ी और फाइनली सन 1903 में एक वैज्ञानिक ने इस कॉन्टिनेंट को कुमारी नाडू नाम दिया, जिसे कुमारी कंदम भी कहा जाने लगा। वैसे दोस्तों, कई विशेषज्ञों का ऐसा भी मानना है कि ये वही कॉन्टिनेंट है जिसे प्राचीन समय में रावण की सोने की लंका कहा जाता था। दोस्तों, कुमारी कंदम शब्द पहली बार कंडा पुराणम में दिखाई देता है, जो स्कंद पुराण का 15वीं सदी का तमिल संस्करण है, जिसे कचियाप्पा शिवाचार्यार ने लिखा था। हालांकि तमिल के महान विशेषज्ञ इस बात पर जोर देते हैं कि कुमारी कंदम एक शुद्ध तमिल शब्द है, जो कि वास्तव में संस्कृत शब्द कुमारी का खंड से उत्पन्न हुआ है। दोस्तों, तमिल लिटरेचर में तो इस विशाल कॉन्टिनेंट का जिक्र पहले से ही है और वैज्ञानिक भी इस बात को मानने लगे हैं कि किसी जमाने में ये कॉन्टिनेंट उत्तर में भारत के कन्याकुमारी, पूर्व दिशा में ऑस्ट्रेलिया और पश्चिम दिशा में मेडागास्कर तक फैला हुआ था। यानी कि ये उस समय का इंडियन ओशियन का काफी बड़ा हिस्सा कवर करता था। ऐसे में अनुमान लगाया जाता है कि ये आज के भारत से 4 गुना ज्यादा बड़ा था। बता दें कि भारत ने भी इसको लेकर शोध किया है, जिसमें कहा गया है कि आज से 14,500 साल पहले
समुद्र का स्तर वर्तमान में समुद्री जल स्तर से 100 मीटर नीचे था। उस समय भारत के इस रीजन में लोग काफी समृद्ध रूप से रहा करते थे, लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ा और ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने लगी तो पानी ऊपर आने लगा और अखंड भारत का ये रीजन पूर्णतः जलमग्न हो गया। जब लोग यहाँ रहते थे तो ये बात पूरी तरह से संभव है कि यहाँ पर श्रीलंका से जोड़ने के लिए एक पुल भी था, लेकिन धीरे धीरे जल स्तर बढ़ा और ये पुल भी समुद्र में डूब गया। दोस्तों, जब समुद्र का जल स्तर बढ़ा तो सबसे पहले समुद्र के किनारे पर बसे हुए क्षेत्र पानी में डूबे, जिसे देखकर लोग यहाँ से पलायन करने लगे और दुनिया के अलग अलग हिस्सों में जाकर बस गए। ये लोग दुनिया में इतनी अलग अलग जगह पर आइसोलेट हो गए थे कि हजारों सालों तक इनका आपस में कोई संपर्क नहीं रहा, और जब तक ये एक दूसरे के संपर्क में आए तब तक ये अपने अपने क्षेत्र में अलग अलग सिविलाइजेशंस को जन्म दे चुके थे। अब इसमें एक पहलू सोचने का विषय है, वो ये कि जो हमारे धर्मशास्त्र में राम सेतु का दावा करते हैं उसके प्रमाण भी हमें कुमारी कंदम में ही देखने को मिलते हैं, क्योंकि जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि इस एरिया को बतौर रावण की लंका क्लेम किया जाता है, और इस बात के प्रमाण तो शायद हमें देने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि अब तो विज्ञान भी इस बात को स्वीकार करता है कि पाल्क स्ट्रेट में पत्थरों से बना एक मैन मेड ब्रिज मौजूद था, जिसे हम राम सेतु के नाम से जानते हैं। इसीलिए अब वैज्ञानिक धीरे धीरे इस बात की रिसर्च करने में जुट गए हैं। इस रिसर्च में वैज्ञानिकों को कितना समय और लगेगा ये तो कोई नहीं बता सकता है, लेकिन अभी तक वैज्ञानिकों को रिसर्च के दौरान जो भी कुछ मिला है वो इसी ओर इशारा करता है कि यहाँ पर किसी समय में इंसानी सभ्यता रहती थी, जो कि दुनिया की सबसे पहली इंसानी सभ्यता रही होगी। पिछले 15,000 सालों में समुद्र के बढ़ते जल स्तर ने बाढ़ का काम किया, जिससे ये महाद्वीप और साथ ही राम सेतु भी जलमग्न हो गया। खोजकर्ता कोल्टेन ने ये भी बताया कि लेमोरिया द्वीप के लोग काफी लंबे होते थे। ये वही द्वीप है जो कि आज हिंद महासागर के नीचे समा गया है। इसकी उत्पत्ति 1 लाख साल पहले हुई थी, जो आज से 15,000 साल पहले तक अस्तित्व में था। साइंटिस्ट द्वारा की गई रिसर्च में ये सामने आया है कि ये हिमयुग यानी कि आइस एज का समय था। हिमयुग के बारे में बताया जाता है कि ये लंबे समय तक चला था और इस समय पृथ्वी की सारी जमीन बर्फ के नीचे दबी थी। पेड़ पौधों से लेकर नदी, तालाब, झरने, यहाँ तक कि पहाड़ तक इस हिमयुग में बर्फ के नीचे समा गए थे। इस हिमयुग में कई जनजातियां पूरी तरह से विलुप्त हो गई थीं। हिमयुग जैसे जैसे खत्म होने लगा तो बर्फ पिघलती गई और पिघली हुई बर्फ का पानी समुद्र में आने लगा, जिसके बाद से समुद्र का जल स्तर काफी बढ़ गया और इसी बढ़ते जल स्तर की बलि चढ़ गया इस दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट कुमारी कंदम। दोस्तों, वैज्ञानिक मानते हैं कि भारतीय सब कॉन्टिनेंट में किसी भी नर वानर की उत्पत्ति नहीं हुई थी, यानी जितनी भी जातियां वर्तमान में भारत की धरती पर जीवित हैं या लुप्त हो चुकी हैं, उनका मूल स्थान वर्तमान भारत से बाहर था। इसके अलावा एक अन्य खोजकर्ता रॉय ने भी साउथ अफ्रीका और साउथ इंडिया के बीच लेमोरिया द्वीप के बारे में बताया है। उनके अनुसार मेडागास्कर और अफ्रीका की मोंडा जाति लेमोरिया द्वीप से ही होते हुए भारत आई थी और यहाँ आकर बसी थी। तमिल लेखों के अनुसार जब कुमारी कंदम समुद्र में डूबा था तो उसका 7,000 मील का क्षेत्र करीब 49 टुकड़ों में बट गया था। इस प्रकार ये महाद्वीप हिमयुग के अंत में समुद्र में समा गया, लेकिन यहाँ पर मौजूद कुछ लोग जिंदा बच गए और उन्होंने अलग अलग जगहों पर शरण ली, जिसके बाद पूरी दुनिया में नई सभ्यताओं का विकास हुआ। मतलब कि यहाँ से ही अलग अलग जगहों पर मानव सभ्यताएं पनपी। हालांकि आज भी खोजकर्ता इस डूबे हुए क्षेत्र का शोध करने में लगे हुए हैं कि आखिर दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट कैसे डूबा। दोस्तों, सच में हमारा विज्ञान कितनी भी तरक्की क्यों ना कर ले, चाहे भले ही हमारे वैज्ञानिक मंगल और चांद पर पहुंचने और बसने की बात ही क्यों ना कर रहे हों, लेकिन हमारी पृथ्वी पर आज भी इतने रहस्य मौजूद हैं जिन्हें सुलझा पाना शायद विज्ञान के बस की बात भी नहीं है। वैसे इस वीडियो को देखने के बाद कुमारी कंदम को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही और वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पर सेट कर लें। धन्यवाद।